पीडीएम की गवर्नमेंट में इसहाक डार आए तो मिफ्ताबाज आउट, औरंगजेब आए हैं तो डार इज आउट। हु इज औरंगजेब? फाइनेंस मिनिस्टर्स मिफ्ता साहब हों या डार साहब हों, तो वो अपने अखराजात कम करने में नाकाम रहे हैं। दोबारा कोई ऐसा चैलेंज हमें नजर तो नहीं आएगा कि जहां पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट की किसी सूरत हाल पे जा रहा हो? हुकूमत के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ अनाउंस कर देते हैं कि जी हम यहाँ अस्पताल बनाएंगे, यहाँ पे हम सड़कें बनाएंगे, पैसे कहाँ हम से ये आएंगे? करेंगे, वो करेंगे। तो वो पैसे होते नहीं है, वो अनाउंसमेंट्स करके चले जाते हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में अब नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है, लेकिन इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यकीनी तौर पर माशी चैलेंज है और मईशत भी आम आदमी की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत के पास आखिर क्या पॉलिसी होगी। आप पीडीएम के 16 माह देख लीजिए तो तब भी शहबाज शरीफ लीड कर रहे थे, पहले मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना थे और फिर इसहाक डार, लेकिन इस दफ़ा तो दोनों का पत्ता कट चुका है। नए वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब आए हैं। ये साहब कौन है और क्या मौजूदा जो गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के आम आदमी की मईशत आइंदा चंद माह में या चंद साल में, चूँकि गवर्नमेंट का टेन्योर तो 5 साल का है, इसमें तब्दील कर पाएगी या नहीं? हमारे मईशियात डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा पहला और बुनियादी सवाल भी आपसे ये है कि अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इकॉनमी का एक सबसे बड़ा चैलेंज तो इस हुकूमत के लिए है, लेकिन उसमें क्या है? देखिए, जाहिर है कि इकॉनमी, जैसे आपने कहा, मजमूई तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज है और उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। एक है कि हमारे बैरून मुल्क कर्जे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और कर्जे इकट्ठे करने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि अब उनके वापसी का इंतज़ाम करने का जो है वो वक्त है। कर्जों की अदायगियों के लिए आपको अपने रिजर्व्स और अपने एक्सपोर्ट्स, अपनी रेमिटेंसेस, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है हम्म। और इंपोर्ट्स को कम करने की ज़रूरत है। सो खासी कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक जो है सिचुएशन है, जिसके लिए बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके तो से ये इस आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इनिशिएट। इकॉनमी जो कंडीशन है, इसके लिए डार साहब को आउट कर दिया गया और एक नए प्लेयर, नए वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ये अब इस पूरी पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हु इज़ औरंगज़ेब? हम ये तो जानते हैं कि वो एक मारूफ बैंक के सीईओ हैं, लेकिन एक बैंक को चलाना और एक पूरे मुल्क की इकॉनमी को चलाना, 24 करोड़ आवाम की इकॉनमी को चलाना, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं वो? देखिए, एक तो ये है कि उनको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बहुत महारत है हम्म। और इंटरनेशनली जेपी मॉर्गन के साथ भी उन्होंने काम किया है। डोमेस्टिकली सबसे बड़े बैंक से वो वाबस्ता रहे हैं। हम्म। तो एक तो ये है कि उनको मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स की बड़ी महारत होगी हम्म। और उम्मीद है कि उसका फ़ायदा वो पूरी तरीके से उठाएं। हम्म। उसमें क्या नंबर वन चैलेंज उनको आएगा बजट बनाने में। बजट में अब आईएमएफ के साथ एक हमारा मायदा है जिसमें प्राइमरी सरप्लस लेना है। इसका मतलब ये है कि आपने तमाम अखराजात जो हैं हुकूमत के, उनको टैक्सेस से पूरा करना है हम्म। और सिर्फ जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उसके बाहर है। सो इसका मतलब ये है कि आपके टैक्स कलेक्शन जो है वो आपकी हुकूमती अखराजात से ज़्यादा होनी चाहिए। हम्म। अब इसके दो तरीके हैं करने के, या कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप हुकूमत के अखराजात कम करें। हम्म। हुकूमत के अखराजात कम करेंगे तो फिर आपको टैक्सेस नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, फिर भी आप सरप्लस ले सकते हैं। हम्म। सो अभी तक जो हमने देखा है कि हुकूमतें जो हैं वो अपने अखराजात कम नहीं कर वो सकी टैक्स बढ़ा देती और हैं। ज़्यादा वो टैक्स बढ़ा देती हैं। टैक्स जब आप बढ़ाते हैं तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है, हम्म। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, स्लो डाउन होता है। तो ये चीज़ें जो हैं अब तो ये जो अब क्या, न्यू और न्यू औरंगजेब फाइनेंस साहब मिनिस्टर हैं, जो, औरंगजेब साहब, हाँ, इन्हें आपको क्या लगता है कि ये टैक्स से गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को पूरा करने जाएंगे, यानी टैक्स बढ़ाएंगे, आने वाले दिनों में आवाम में मजीद टैक्स लगने वाला है, या आईएमएफ से कोई अच्छी डील कट कर सकते हैं? नहीं, आईएमएफ से तो डील आप नहीं कट कर सकते।
वो तो प्राइमरी सरप्लस तो आपने देना ही देना है। मेरी नज़र में टैक्स बढ़ाने से इकॉनमी बिल्कुल नहीं चलेगी, इन्वेस्टमेंट बुरी तरह मुतासर होगी। तो ऑप्शन सिर्फ ये है कि अखराजात को कम किया जाए। अखराजात अब कम ये किए जाएं। देखा है हमने, अब ये देखा है कि अब 19 मेंबर कैबिनेट बनी है फेडरल गवर्नमेंट की। जी तो चलते चलते क्या ये वापस 80 मेंबर्स पे आ जाएगी? सर, 83 एक तो पहला पीडीएम की जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, 83 रुकनी वो कैबिनेट थी, और उस पर भी मियां जावेद लतीफ जो पीएमएलएन के, वो इतराज कर रहे थे कि सबको मुशीर बना दिया, और मोहम्मद जुबैर भी ये इतराज कर रहे थे कि सबको मुशीर वजीर बना दिया, हमें नहीं बनाया। तो पहला चैलेंज तो ये होगा कि क्या कैबिनेट को हम छोटा रख सकेंगे या फिर वापस वहां पे पहुंच जाएंगे। हम्म दूसरा चैलेंज ये होगा कि जब आपकी कैबिनेट इतनी छोटी होगी तो फिर क्या ये मिनिस्ट्रीज आप खत्म कर पाएंगे? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो फेडरल गवर्नमेंट में तो 5-6 मिनिस्ट्रीज से ज्यादा की जरूरत नहीं है, बाकी तो आपने प्रोविंसेस में करना है। सो क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ा मेजर रोल होता है इकोनॉमिक जो चेंजेस करनी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में? तो एक रिफॉर्म ये है कि आपने हुकूमत का साइज छोटा करना है, तो ये उनका चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज, उनके पहले साल में ही तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर के कर्जे हमने वापस करने हैं, तो उसको वो कैसे हैंडल करेंगे? फिर ये है कि उसके साथ इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी है, उसको वो कैसे हैंडल करेंगे? ये पीडीएम की गवर्नमेंट में इसहाक डार आए तो मिफ्ताबाज आउट, और अब औरंगजेब आए हैं तो डार इज आउट। ये क्यों हुआ? अब इसहाक डार को दोबारा क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया? देखिए, हर एक की रेपुटेशन बन जाती है ना कि उनकी अप्रोच क्या हम्म है। अगर आपकी जो अप्रोच है वो ये है कि आप टैक्स करें और टैक्स ना करें, हम्म बोरो करें और फिर स्पेंड करें, तो वो खत्म हो गया वक्त, बोरोइंग एंड स्पेंडिंग का वक्त खत्म हो गया। हम्म उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि आप टैक्स लगा के स्पेंड कर लें। तो इस वक्त टैक्स जो है उसको कलेक्ट अगर आपने करना है तो फिर एफबीआर को आपको टोटली रीवैम्प करना पड़ेगा, तमाम सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा, और वो एक तो खासा मुश्किल काम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि टैक्स जब आप बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी डिप्रेस्ड इकोनॉमी में जब टैक्स बढ़ते हैं तो वो और डिप्रेस हो जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर्स मिफ्ता साहब हों या डार साहब हों, तो वो अपने अखराजात कम करने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत का जो कंट्रोल है इकोनॉमी पे, वो तकरीबन फुटप्रिंट उसका 70-80% है, यानी कि इकोनॉमी के 80% हिस्से पे हुकूमत की इंटरफेरेंस भी है, इंटरवेंशंस हैं, हम्म और काम नहीं करने देते, प्राइवेट सेक्टर को चलने नहीं देते। सो वो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा सब्सटेंशियली। अब ये जो तो एक इसी आपको लगता है कि इसी मकसद के लिए औरंगजेब साहब को एक प्राइवेट सेक्टर से लाया जा रहा है, वो टेक्नोक्रेट भी हैं? मुझे उम्मीद है कि वो ये सारे काम करेंगे, और रिफॉर्म्स में जो डीरेगुलेशन करनी है वो भी वो करेंगे। पीडीएम की गवर्नमेंट चूंकि शहबाज साहब उसको लीड कर रहे थे, तो ही यूजुअली ब्रैग्स अबाउट इट कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। इकोनॉमी के जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल थे। तो अब दोबारा कोई ऐसा चैलेंज हमें नज़र तो नहीं आएगा कि जहां पाकिस्तान फिर डिफॉल्ट की किसी सूरत हाल पे जा रहा हो? एक मौके पे तो ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर एक्स भी थे और मौजूदा भी हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि हम तो डिफॉल्ट कर चुके थे। तो अब दोबारा तो नहीं सूरत हाल की तरफ जाएंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम आपका नया बन जाता है और उसकी शराइत आप पूरी करते हैं, तो वो डिटरमिन करेगा कि आप डिफॉल्ट से बचते हैं कि नहीं। पीडीएम गवर्नमेंट तो यही थी, जो यही पार्टीज थी और यही हुकूमत थी जो 16 माह की थी। इसमें ऑल दो फाइनेंस मिनिस्टर का, जिस तरह आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि बड़ा मेजर रोल होता है, लेकिन इन्हें जो बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे तब तो नहीं कर पाए। अब किस तरह कर पाएंगे? उस वक्त तो ये कहते थे कि ये एक कोalition गवर्नमेंट है, हमारे पास वो मैंडेट नहीं है, तो मैंडेट तो अब भी क्लियर नहीं है। तो किस तरह से रिफॉर्म्स कैसे पॉसिबल हो पाएंगी? वो इसलिए है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है।
हम्म। जैसे मैंने पहले कहा कि अब बैरून मुल्क कर्जे आपको और नहीं मिल सकते। पॉइंट वो आ गया है इकोनॉमी में कि बगैर रिफॉर्म्स के आगे आप चल नहीं सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल सकती, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी 24 करोड़ आवाम की रिफॉर्म्स इकॉनमी नहीं चल सकती, हुकूमती नहीं शराफिया की चल चल सकती सकती। है। उनकी भी बड़ी मुश्किल होगी, बट वो जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कोशिश है, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। प्राइवेटाइजेशन कितनी ज़रूरी है और इसके साथ साथ भारत के साथ ट्रेड कितना ज़रूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपनी जो विक्ट्री स्पीच की थी 9 फरवरी को, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमें इंडिया के साथ अपने जो तजारती ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर करना है। तो ये दोनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड ट्रेड विद इंडिया? देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो नागज़ीर है और वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप उसमें ये भी शो करते हैं कि हुकूमत का रोल जो है वो कंपनियां बनाना या उनको चलाना नहीं है। हम्म। हुकूमत का रोल पॉलिसी देना है और अच्छी पॉलिसी देनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हों। और वैसे भी प्राइवेटाइजेशन इसलिए अब ज़रूरी हो गई है कि ज़्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें बजटरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। पीआईए है, रेलवे है, इस तरह के अदारे जो हैं वो आपके टैक्स पेयर के ऊपर पैसे से चल रहे हैं, वो अपनी आमदन से नहीं चल रहे। वो गलतियां जो इसहाक डार ने की, जो मिफ्ता इस्माइल ने की, जो शौकत तरीन ने की, अगर हम एक कंपैरिजन बिल्ड करें डार वर्सेस मिफ्ता वर्सेस शौकत तरीन, वो चीज़ें जो औरंगजेब साहब को नहीं करनी, तो वो क्या होंगी? मिफ्ता साहब ने बड़ा जब बजट दिया था बड़े क्राइसिस में, हम्म। तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट था हम्म। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अखराजात उस बजट में थे। सो एक्सपेंडिचर को कम करना और रेवेन्यू को बरकरार रखना, ये काम कोई नहीं कर सका। अब क्या ये जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये टेक्नोक्रेट के जरिए ही बेहतर चलेगा? पॉलिटिशियंस के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि इसको चला सकें, क्योंकि उन्होंने असेंबली में भी जाना है, वहाँ पर बहस का हिस्सा भी बनना होता है, टेक्नोक्रेट किसी को जवाब दे नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि फाइनेंस मिनिस्टर तो रिफॉर्म करना चाहे और हम्म। प्राइम मिनिस्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। सो आई थिंक ओवरऑल ये हुकूमत को रिफॉर्म ओरिएंटेड होना चाहिए। ओवरऑल ये फैसला कर लेना चाहिए कि हमने हुकूमत का जो फुटप्रिंट है उसे कम करना है। ये नहीं है कि हुकूमत, जैसे अब होता है कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जहाँ जाते हैं वहाँ अनाउंस कर देते हैं कि जी जी। हम यहाँ अस्पताल बनाएंगे, यहाँ पे हम सड़कें बनाएंगे, हम पैसे कहाँ से ये आएंगे? करेंगे, वो करेंगे। तो वो पैसे होते नहीं है, वो अनाउंसमेंट्स करके चले जाते हैं। डाउन द लाइन 6 मंथ्स, एक साल में पाकिस्तानी अवाम के हालात कुछ बेहतर हो रहे होंगे? अभी हमने बजट भी देखना है और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स का तो एक बहुत मेजर इशू है, वो गवर्नमेंट इस तरफ जाती है नहीं, ये तो हमें आने वाले चंद हफ्तों में या 1-2 माह में अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन कोई अच्छी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए, या अभी चक्की में मजीद पिसना है इस अवाम को? देखिए, इमीडिएट फ्यूचर में तो आपको बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और अगर कोई इंटरनेशनली कोई शॉक नहीं मिलता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर वन आपको एक आईएमएफ प्रोग्राम नया करना पड़ेगा, हम्म। उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। और ये आईएमएफ प्रोग्राम बाय डेफिनेशन बड़ा सख्त होता है और अब बड़ी आपकी जो खर्चियाँ उनको बंद करता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट को जनरेट करना शुरू कर दी और इन्वेस्टमेंट से एक सस्टेनेबल आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करे, जॉब्स बने, तो फिर हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में रिसेंटली जितनी दफ़ा भी गया है, गवर्नमेंट की और हुकूमती अशराफिया की खर्चियाँ तो कम नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पिसते और पिसते और पिसते चले गए हैं। वी होप के रिफॉर्म्स भी की जाएँ। ये गवर्नमेंट जो स्प्लिट मैंडेट है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो मिलकर बैठे हैं, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए वो रिफॉर्म्स करें कि ये चले भी जाएँ तो उसके बाद इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो आगे बढ़ती रहे। आम आदमी की रोज़ी और उसके 2 वक्त का खाना जो है कम से कम वो पूरा होना चाहिए।